पैकेज होता है, यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना। और इसको बनाया किसने है? इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है, और ये कहाँ का है? तो ये अमेरिका का है, ठीक है। इन्होंने इसको विकसित किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये है कि कार्यालयीन यानी या ऑफिस के जो कार्य होते हैं आपके, या जो घरेलू कार्य होते हैं, उनको आप क्या कर सको? कंप्यूटर के माध्यम से आसान बना सको, कंप्यूटर के माध्यम से आसान बना सको। और इसमें कैसे कार्य आते हैं? तो इसमें जैसे टाइपिंग आ गया, आपका गणना करना आ गया, प्रेजेंटेशन बनाना आ गया, डेटाबेस की जानकारी रखना हो गया, ठीक है। ये सब सारे क्या थे? तो इसके उद्देश्य थे। उसके बाद हम बात करते हैं इसका पहला संस्करण या पहला वर्जन कब बना था। तो इसका पहला वर्जन बना था 19 नवंबर 1990 को, ठीक है। विंडोज के लिए बनाया गया था, और ये क्या था? किस नाम से था? तो ऑफिस 1.0 के नाम से था, ठीक है, के रूप में जारी किया गया था। लेकिन इससे पहले 1889 में मैक ओएस के लिए आया था ये वर्जन। मैक ओएस के लिए ना, मैक ओएस कहाँ यूज होता है? तो एप्पल में। संस्थापक कौन थे इसके? इसके संस्थापक थे बिल गेट्स और पॉल एलन, ठीक है, याद रखिएगा। एमएस ऑफिस के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या टिक करोगे? पॉल एलन और बिल गेट्स, ये नाम आप याद रखिएगा। और पहला संस्करण कब बना था? तो 19 नवंबर 1990 को बना था। ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर हम बात करें एमएस ऑफिस के महत्वपूर्ण या प्रमुख संस्करण कौन कौन से हैं, की वर्जन्स कौन कौन से हैं इसके। तो महत्वपूर्ण वर्जन्स की बात करें तो ऑफिस 95 ये पहला 32 बिट का वर्जन था, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले एमएस ऑफिस का पहला कौन सा वर्जन था जो 32 बिट पे काम करता था, तो आप लगाओगे ऑफिस 97। फिर ऑफिस 97 की बात करें तो इसमें क्या ऐड किया गया था? इसमें ऑफिस असिस्टेंट क्लिपी आया था ना। इसका क्या नाम था? तो क्लिपी आया था, ऑफिस असिस्टेंट था ये। फिर हम बात करें ऑफिस 2003 की, ये अंतिम वर्जन था जिसमें पुराना मेन्यू सिस्टम आया था, ठीक है। जो पहले मेन्यू यूज होता था उसको फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था, किसमें? तो ऑफिस 2003 में। फिर हम बात करें ऑफिस 2007 की, तो इसमें पहली बार रिबन इंटरफेस की शुरुआत हुई थी, और एक्सटेंशन में एक्स जुड़ा था, ठीक है। पहले एक्सटेंशन केवल डीओसी होता था इसका, लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ था? तो एक्स जोड़ा गया था। और आपसे ये लगातार पूछता है कि 2007 के बाद एक्सटेंशन क्या हो गया था? तो डॉक एक्स हो गया था। और 2007 के पहले एक्सटेंशन क्या था? तो केवल डॉक था, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। फिर आपका ऑफिस 2010 में आता है, 13 में आता है, 16, 19 और 21 में आता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है? ये बात कर लेते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट 365 की। यह एमएस ऑफिस का क्लाउड आधारित सब्सक्रिप्शन मॉडल है, यानी इसको आप पैसा देके खरीदते हैं और इस पर बहुत सारी चीजें आपकी सेव हो सकती हैं। इसीलिए ये क्या है आपका? क्लाउड आधारित। यानी क्लाउड आधारित जो भी चीजें होती हैं वहां आप अपनी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ये कौन सा है? तो ये एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से जाना जाता है। और लेकिन ये कैसा मॉडल है? कि सब्सक्रिप्शन मॉडल है ना, यानी आपको इसके लिए कुछ पैसे देके इसको परचेज करना पड़ेगा अपने लिए। आगे बात करते हैं एमएस ऑफिस के प्रमुख घटक यानी कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कोर एप्लीकेशन, ठीक है, किसके? तो एमएस ऑफिस के। इसकी बात कर लेते हैं कि प्रमुख घटक कौन कौन से एमएस ऑफिस के। एमएस ऑफिस एक सूट है ना, क्या है? एक सूट है जिसमें कई सॉफ्टवेयर शामिल है। यह हमने अभी डिस्कस किया था कि एमएस ऑफिस में आपके कई सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं। और ये एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका एमएस वर्ड, ठीक है। पहला आपका कौन सा है? तो एमएस वर्ड है। इसमें क्या होता है? इसमें आप वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हो, वर्ड की प्रोसेसिंग करके डॉक्यूमेंट बनाते हो। फिर आता है आपका एमएस एक्सेल। इसमें आप क्या बना? स्प्रेडशीट, यानी डेटा का एनालिसिस करने के लिए या कैलकुलेशन के लिए, डेटा के एनालिसिस, डेटा विश्लेषण या डेटा कैलकुलेशन के लिए किसका यूज किया जाता है? तो एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है। फिर आपका है एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट में आप क्या करते हो? आप प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हो। कई स्लाइड्स पे आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, ठीक है। जैसे ये आप अभी देख रहे हो, ये भी एक प्रेजेंटेशन ही है ना, ठीक है। ये भी एमएस ऑफिस पे ही बना हुआ प्रेजेंटेशन। अब एमएस एक्सेस की बात करें हम, एमएस एक्सेस क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? तो डेटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम है क्या? एमएस एक्सेस। फिर आपका आता है एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक क्या है? ये ईमेल क्लाइंट और पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, ठीक है। ईमेल क्लाइंट और पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है। इस पे एमएस आउटलुक से आप ईमेल वगैरह भेज सकते हो। फिर आपका आता है एमएस पब्लिशर। एमएस पब्लिशर क्या काम करता है? ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ब्राउजर, ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसका? तो एमएस पब्लिशर का यूज किया जाता है। और इसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। इन तीनों के क्या काम है आप याद रखिएगा ना। एमएस वर्ड पे क्या होता है? आप वर्ड की प्रोसेसिंग करते हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हो। एमएस एक्सेल पे आप स्प्रेडशीट बनाते हो जिसमें डेटा का
एनालिसिस किया जाता है और डेटा का कैलकुलेशन किया जाता है, और एमएस पावर पॉइंट पे आप प्रेजेंटेशन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये 3 चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर बात करें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर लेते हैं, एमएस वर्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये उपयोग क्या है इसका, तो ये एक वर्ड प्रोसेसर है। अभी हम देख के आ रहे हैं इसका उपयोग क्या होता है, पत्र बनाने में, ठीक है, लेटर, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करने में, रिज्यूम बनाने में, बुक्स बनाने में, और अन्य टेक्स्ट आधारित, ठीक है, जिसमें केवल टेक्स्ट की चीजें हो, वो वैसे डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाते हो आप, तो एमएस वर्ड का यूज करके बनाते हैं। ठीक है, और किसी चीज को एडिट और प्रिंट भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है ना। अगर आपने कोई नाम नहीं सेव किया है, किसी नाम से कोई फाइल नहीं बनाई है, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम हो गया document1। ठीक है, वो अपने आप ये नाम आपको सजेस्ट कर देगा कि document1 है, लेकिन आप चाहे हो तो इसको चेंज कर सकते हो। अगर नहीं चेंज कर रहे हो तो इसी document1 2 3 करके ऐसे सेव होता है आपका। ठीक है, फिर फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, 2003 तक तो DOC था। ठीक है, 2003 तक तो DOC था, डॉक था। ठीक है, टेम्पलेट फाइल डॉट एक्स, टेम्पलेट फाइल इसकी क्या है, तो डॉट एक्स है। लेकिन 2007 के बाद से क्या हो गया है, तो DOC एक्स हो गया है। ये याद रखिएगा आप ना, फाइल का एक्सटेंशन DOC एक्स हो गया है 2007, और उसके बाद एक्स अर्थात XML ना, तो एक्स जोड़ दिया गया था 2007 के बाद से। ठीक है, इसके फाइल एक्सटेंशन के नाम में एक्स को ऐड कर दिया गया था, और 2003 तक आपका क्या था, DOC था। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका एमएस वर्ड की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं की फीचर्स एमएस वर्ड की क्या क्या है, तो बात कर लेते हैं वाई स्विगी की ना, वाई स्विगी की। वाई स्विगी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद रखिएगा। वाई स्विगी अगर कहीं लिखा है WYSIWYG, तो वाई, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। ठीक है, जैसा स्क्रीन पर दिखता है वैसा ही प्रिंट होता है, यानी स्क्रीन पे आपका डॉक्यूमेंट जिस तरीके से दिख रहा है उसी तरीके से वो प्रिंट भी होगा। स्पेलिंग और ग्रामर चेक की बात करें तो शॉर्टकट की F7 से आप गलत स्पेलिंग पर लाल लहरदार लाइन और ग्रामर की गलती पर हरी लहरदार लाइन आती है। जैसे मान लीजिए आपने क्या काम किया, एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई ना, उस पर आपने कोई टेक्स्ट लिखा, अगर टेक्स्ट में स्पेलिंग का एरर है तो उसके नीचे लाल कलर की लहरदार लाइन आएगी। लहरदार मतलब बेबी लाइन बोलते हैं इसको, इस तरीके की लाइन आएगी। ठीक है, ये रेड कलर की कब होगी, ये रेड कलर की जब होगी जब आप स्पेलिंग का एरर करोगे। लेकिन जब आपका ग्रामर का एरर है तब ये कैसी लाइन आएगी, तो ग्रीन लाइन आएगी। ठीक है, कैसी लाइन आएगी, तो ग्रीन लाइन आएगी, ये बताया गया है यहाँ। और ठीक है, और स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो F7 है। ठीक है, और ये ग्रीन की जगह अब ब्लू लाइन भी आती है। ठीक है, अब ब्लू लाइन भी होती है अगर आपकी ग्रामर की मिस्टेक है, तो ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर ब्लू या ग्रीन कोई दे दे तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा आपको, कोई एक ऑप्शन नहीं देगा। ठीक, मेल मर्ज किसको बोलते हैं, मेल मर्ज किसको बोलते हैं, एक ही पत्र या निमंत्रण को कई अलग अलग लोगों के पते पर एक साथ भेजने की सुविधा को क्या बोलते हैं, मेल मर्ज बोलते हैं। जैसे आपने कोई फाइल बनाई है और उसको आपको या नंबर्स लोगों को मेल करना है, यानी एक साथ कई लोगों को मेल करना है, तो आप एक साथ कई लोगों को मेल कर सकते हो, और उसको क्या बोलते हैं, उसको मेल मर्ज बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा आप ना, ये सब कीवर्ड्स हैं, ये डायरेक्ट ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि मेल मर्ज में क्या होता है। ठीक है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए कौन सी आपकी शॉर्टकट की है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें। अब मैक्रो किसको बोलते हैं, मैक्रो किसको बोलते हैं, बार बार किए जाने वाले कार्यों, ठीक है, जो कार्य आप बार बार करते हैं उसका क्या हो, को रिकॉर्ड करने की सुविधा को क्या बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं। जैसे एक काम को आपको बार बार करना है तो रिकॉर्ड के रूप में सेव हो जाए, ताकि वो आपको बार बार वैसा ना करना पड़े, उसके लिए क्या है, वर्ड, तो मैक्रो है। बार बार किए जाने वाले कामों को क्या बोलते हैं, तो मैक्रो बोलते हैं ना। आगे बात करें एमएस वर्ड रिबन और टैब्स की बात कर लेना, रिबन और टैब्स की बात कर लें। एमएस वर्ड की मुख्य स्क्रीन पर सबसे ऊपर क्या होता है, तो टाइटल बार होता है ना। एमएस वर्ड अगर आपने खोला है तो उसके सबसे ऊपर क्या होता है, तो टाइटल बार होता है। उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे क्या होता है, तो रिबन होता है ना, उसके नीचे क्या होता है, तो रिबन होता है। प्रमुख टैब्स की बात कर लें तो अगर आप होम पे जाओगे तो ये कहाँ होता है, क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, इन सबका ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, तो होम पे मिलता है।
फिर इंसर्ट में आपको किस किस चीज का ऑप्शन मिलता है कि आपको टेबल इंसर्ट करनी है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, शेप्स, स्मार्ट आउट, हेडर फुटर इंसर्ट करना है, या पेज नंबर इंसर्ट करना है, हाइपर लिंक इंसर्ट करनी है। तो ये सब कहाँ से आता है आपका, तो इंसर्ट ऑप्शन में आ जाएगा। फिर पेज लेआउट की बात करें तो मार्जिन और ओरिएंटेशन के लिए आप कहाँ जाते हो, तो पेज लेआउट में जाते हो। ठीक है, मार्जिन देखना है कैसा मार्जिन बनाया जाए, कैसा ओरिएंटेशन रखना है आपको, कैसा साइज रखना है, क्या वाटर मार्क रहेगा, तो ये सब कहाँ रहेगा आपका, तो पेज लेआउट में रहेगा। फिर व्यू क्या काम करता है, प्रिंट लेआउट या डिफॉल्ट व्यू, रूलर, मैक्रोज, ये सब क्या करता है आपका, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको देखने का काम करते हैं ना, कि कैसा दिखेगा वो। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है एमएस वर्ड का, इसको बोलते हैं कैलिब्री। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, कैलिब्री को डिफॉल्ट फॉन्ट बोलते हैं ना। ये एमएस ऑफिस 2007 से यही आपका डिफॉल्ट फॉन्ट है, क्या, तो कैलिब्री। उसके पहले टाइम्स न्यू रोमन था ना, अगर आपसे पूछ ले उसके पहले कौन था, तो आपको याद रखना है 2007 के पहले जो डिफॉल्ट फॉन्ट था वो था टाइम्स न्यू रोमन, और 2007 के बाद कौन सा है, तो कैलिब्री है। ठीक है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है, तो 11 है, और न्यूनतम 8 होती है, और अधिकतम क्या होती है, तो 72 होती है। ठीक है, फॉन्ट की साइज, डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज कितनी होती है, तो 11 होती है। अगर इसको आप कम करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा कम कब कर सकते हो, 8 कर सकते हो, और सबसे ज्यादा कितना कर सकते हो, तो 72 कर सकते हो ना। और मैनुअल रूप से 1 से लेके 1638 तक किया जा सकता है ना। मैनुअल रूप से कितना किया जा सकता है, डिफॉल्ट में कितना रहता है, 11 रहता है, लेकिन न्यूनतम 8 और अधिकतम 72 हो सकता है। लेकिन अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो 1 से लेके 1638 तक आप कर सकते हो साइज। ठीक है, फॉन्ट्स की। अलाइनमेंट की बात करें, अलाइनमेंट की बात करें तो अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस आर, राइट अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस आर, और सेंटर में करना है तो कंट्रोल प्लस ई, और जस्टिफाई करना है तो दोनों तरफ बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, जस्टिफाई बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, कंट्रोल प्लस जे। जैसे मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे कोई फॉन्ट आपने यहाँ लिखा है, इसको आपको लेफ्ट ले आना है तो वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एल। लेकिन अगर इसी को आपको एकदम राइट में ले जाना है तो कंट्रोल प्लस आर। और ये मान लो सेंटर में नहीं है, कहीं और है, इसको आपको एकदम सेंटर में लाना है तो क्या, कंट्रोल प्लस ई। लेकिन जैसे मान लो 2 3 ऐसे लिखा है ना, इसको एग्जैक्ट एकदम लेफ्ट राइट सेंटर एकदम रखना है कि दाएं बाएं दोनों साइड बराबर हो, उसके लिए क्या करते हो आप, जस्टिफाई करते हो कंट्रोल प्लस जे से किसी भी फॉन्ट को। ठीक है, अब ड्रॉप कैप क्या होता है, ड्रॉप कैप क्या होता है, पैराग्राफ का पहला अक्षर बहुत बड़ा, अखबारों की तरह करने के लिए अधिकतम 10 लाइन तक किया जा सकता है ये काम। और डिफॉल्ट क्या होता है, ये 3 लाइन का डिफॉल्ट होता है, लेकिन अधिकतम 10 लाइन तक आप क्या कर सकते हो, पहला अक्षर बहुत बड़ा कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, इसको ड्रॉप कैप बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। ठीक है, एमएस वर्ड की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे एमएस एक्सेल की ना। एमएस एक्सेल क्या है, अभी हमने बात किया था, ये स्प्रेडशीट होती है ना, स्प्रेडशीट, और कैसी, तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है। ठीक है, जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उपयोग क्या है इसका, तो डेटा को रोज और कॉलम्स में, पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित करना, इसके लिए किसका यूज किया जाता है, तो एमएस एक्सेल का। गणितीय गणनाएं करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो एमएस एक्सेल का। और चार्ट या ग्राफ बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो एमएस एक्सेल का। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, डेटा को रोज और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए किसका यूज करोगे, तो एमएस एक्सेल का। डेटा की गणितीय गणनाएं, ठीक है, करने के लिए किसका यूज करोगे, तो एमएस एक्सेल का। और किसी भी चीज का चार्ट या ग्राफ बनाने के लिए आप किसका यूज करोगे, तो एमएस एक्सेल का। और डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है, तो बुक 1। उसमें क्या था, तो डॉक्यूमेंट 1। एमएस ऑफिस, सॉरी, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो बुक 1। और फाइल का एक्सटेंशन किस नाम से सेव होता है, तो 2003 तक क्या था, .xls था, लेकिन 2007 और उसके बाद क्या जोड़ दिया गया है, लास्ट में x जोड़ दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। फिर वर्कबुक किसको बोलते हैं, एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, किसी एक्सेल की फाइल को, आपने एक्सेल पे कोई फाइल बनानी है, उसको क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं, जो कई वर्कशीट से मिलकर बनती है, जो कई वर्कशीट से मिलकर बनती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोल देते हैं। फिर बात करें हम एमएस एक्सेल, इसी में क्या क्या आता है आपका, रो आता है, कॉलम आता है, और सेल आता है। ठीक है, रो आएगा, कॉलम आएगा, और सेल आएगा। तो रो किसको बोलते हैं,
कॉलम किसको बोलते हैं, सेल किसको बोलते हैं, सारी चीजें हम बात कर लेते हैं। तो रो क्या होती है आपकी, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, ये क्या है आपकी, तो ये आपकी सारी रोज होगी, ठीक है, और इन्हें नंबर 1 2 3 से दर्शाया जाता है। अब कॉलम क्या होते हैं आपके, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइंस, इन्हें अक्षर ABC से, ठीक है, इनको 1 2 3 इस तरीके से दर्शाया जाता है। लेकिन जब हम सेल की बात, कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम ऊर्ध्वाधर होता है और इसको ABCD इस तरीके से क्या किया जाता है, तो दर्शाया जाता है। और सेल क्या होता है, रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन से बना बॉक्स क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, और सारे डेटा को इसी में लिखा जाता है। ये आपकी क्या हो गई, जहां रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, जहां रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उनको सेल बोलते हैं और डेटा को इसी सेल में लिखा जाता है, ठीक है। एक्टिव सेल क्या हो गया आपका, वह सेल जिस पर हम वर्तमान में काम कर रहे हैं, इसकी बाउंड्री डार्क होती है, उसको बोलते हैं एक्टिव सेल, ठीक है। जैसे ये इतनी सारी सेल्स थी, इसमें अलग अलग डेटा भरा जाता है, लेकिन अगर मैं यहाँ डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ या डेटा लिख रहा हूँ इसमें, तो ये हमारी एक्टिव सेल हो गई, इसमें लिख रहा हूँ तो ये एक्टिव सेल हो गई। तो जिस समय आप जिस सेल पर काम कर रहे होगे वो आपकी क्या हो जाएगी, एक्टिव सेल हो जाएगी। और सेल होती क्या है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, इंटरसेक्शन बॉक्स को, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को लिखते हैं। फिर MS एक्सेल 2016 की बात कर लें और 2019 की बात कर लें, इसकी लिमिट्स क्या क्या है, सीमाएं क्या क्या है। कुल रो कितनी हो सकती है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि MS एक्सेल में कुल रो कितनी हो सकती है, तो ये हो सकती है आपकी 10,48,576, याद रखिएगा 10,48,576, 10,48,576, 10,48,576, 10,48,576 इस तरीके से करके याद कर लो आप कि कुल रो की संख्या कितनी हो गई, तो 10,48,576। और अगर कुल कॉलम की संख्या पूछ ले कि कितने मैक्सिमम कॉलम बनाए जाते हैं, तो 16,384 कॉलम आप बना सकते हो। अंतिम कॉलम का नाम क्या है, XFD होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले अंतिम कॉलम का क्या नाम होता है, तो XFD, ठीक है। और कितने होते हैं ये, तो 16,384 और वो 10,48,576। फिर डिफॉल्ट सीट की बात करें, पहले एक नई वर्कबुक में 3 सीट, सीट 1, सीट 2, सीट 3 आती थी, लेकिन 2013 के बाद से डिफॉल्ट रूप से केवल एक सीट आती है, ठीक है। तो डिफॉल्ट रूप से केवल एक सीट आती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप जान लो। सेल एड्रेस किसको बोलते हैं, पहले कॉलम का नाम और फिर रो का नंबर, जैसे A1 B1 500 पहली सेल A1 होती है ना, इस तरीके से क्या होता है, ये सेल का एड्रेस होता है। जैसे मान लो ये रोज है आपकी, ठीक है, ये रोज है, ये समझा दे रहा हूं मैं। तो रोज को 1 2 3 4 करके लिखते हैं। फिर कॉलम है ये आपका, ठीक है, ये क्या है आपका, कॉलम है, ये क्या है आपका, कॉलम है। और इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या बनता है, तो सेल बनती है ना, मान लो सेल बनती है, तो ये और ये इसका नाम क्या होता है, ABCD, कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या होता है, ABCD। अब इसका एड्रेस लिखना है, इसका पता लिखना है, तो पहले हम कॉलम का नाम लिखते हैं, ये किस कॉलम में आता है, तो A कॉलम में आता है, और किस रो में आ रहा है, तो 1, तो इसका क्या हो गया, पता हो गया। इसका लिखना था, ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ये A3, ये क्या हो गया, A4 हो गया। लेकिन यहाँ लिखना है, हम देखेंगे कॉलम कौन सा है, C, रो कौन सी है, तो दूसरी, ये क्या हो गया, C2, इसका एड्रेस हो गया, किसका, सेल का एड्रेस लिखने के लिए पहले कॉलम को देख लो कौन सा कॉलम है, ABCD करके, तो वो लिख लो। उसके बाद रो देख लो आप, ठीक है, रो देख लो कौन सी रो है, तो पहले कॉलम का नाम और उसके बाद रो का नाम, ये क्या हो जाता है, सेल का एड्रेस हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें MS एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन क्या होते हैं ना, फॉर्मूला और फंक्शन। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हमेशा इक्वल के चिन्ह से शुरू होता है, जैसे ये इक्वल लगाओगे फिर A1 प्लस B1, ठीक है, यानी इन दो सेल में जो डाटा लिखे हैं उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। कहां से शुरू होता है, तो इक्वल से शुरू होता है। प्रमुख फंक्शन क्या क्या है, सम के लिए क्या करते हैं, दी गई संख्याओं को जोड़ने का काम, एवरेज निकालने, औसत निकालने के लिए, मैक्स और मिन निकालने के लिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या खोजने के लिए फार्मूला होता है, काउंट करने के लिए उन सेल की गिनती करता है जिसमें केवल नंबर्स होते हैं, इफ लॉजिक टेस्ट के लिए, सही या गलत करने के लिए इफ का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आई होप ये सारे आपके इतने सारे फॉर्मूले हो सकते हैं आपके MS एक्सेल में ना। आगे बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात कर लेते हैं अब हम, ठीक है, MS पावर पॉइंट की बात कर लेते हैं। यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, डिजिटल स्लाइड शो बनाने के लिए, जिसका उपयोग मीटिंग, सेमिनार या क्लास में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए होता है, तो इसको क्या बोलते हैं आप,
MS पावर पॉइंट से बनता है ये सारी चीजें ना। तो ठीक है, डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन 1 होता है। फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट पीपीटी, लेकिन 2007 के बाद से डॉट पीपीटी एक्स। स्लाइड क्या होती है, पावर पॉइंट के प्रत्येक पेज को क्या कहा जाता है, तो स्लाइड कहा जाता है। ठीक है, ये आसान चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब MS पावर पॉइंट की और बात कर लेते हैं, व्यूज इन पावर पॉइंट। ठीक है, पीपीटी, इसको शॉर्ट में पीपीटी भी बोलते हैं। नॉर्मल व्यू क्या होता है, यह डिफॉल्ट व्यू है जहां हम स्लाइड बनाते हैं और एडिट करते हैं। फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू किसको बोलते हैं, ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है ना, ये वर्ड्स आपके ऐसे डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या काम होता है, या काम बता देगा, आपसे पूछ लेगा इसको क्या कहते हैं। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है, इसमें सभी छोटे रूप में एक साथ स्क्रीन पर, सभी स्लाइड छोटे रूप में एक साथ स्क्रीन पर दिखती हैं। स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए ये अच्छा व्यू देता है। ठीक है, स्लाइड को आप पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये क्या खोला है, पावर पॉइंट खोला है ना, तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको सब आपकी स्लाइड छोटी छोटी दिखती रहेंगी। इसको क्या बोलते हैं, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू बोलते हैं। मान लो ये वाली फाइल आपको नीचे करनी है, ये वाली ऊपर लेके जानी है, तो ड्रैग करके आप डायरेक्ट ऊपर नीचे कर सकते हो, उसी को रीअरेंज करना बोलते हैं। ठीक है, शुरू यानी आप मेरी बात समझो, स्लाइड सॉर्ट, अच्छा स्लाइड सॉर्टर भी हो गया। स्लाइड शो व्यू क्या काम करता है, प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन पर चलाने के लिए क्या काम होता है, तो स्लाइड शो व्यू का काम होता है। ठीक है, अब शुरू से चलाने के लिए, जैसे आपने कोई स्लाइड बना ली है ढेर सारी 15-20 पेज की, उसको शुरू से चलाना है तो आप कौन सी की प्रेस करोगे, F5 दबाओगे, तो वो स्लाइड शुरू से आपकी चलने लगेगी ना, एक के बाद एक दिखने लगेगी। वर्तमान स्लाइड से चलाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो शिफ्ट प्लस F5 आप दबा दोगे तो आपकी स्लाइड शुरू से चलने लगेगी। अब देखो नोट्स पेज व्यू क्या होता है, स्लाइड के नीचे स्पीकर नोट्स को जोड़ने के लिए किसका क्या होता है, तो नोट्स पेज व्यू का काम होता है वो। फिर आगे बात करें MS पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशन किसको बोलते हैं, ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन किसको कहते हैं ना, यह एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय जो विजुअल इफेक्ट दिखाई देता है, जैसे फेड हो गया, वाइप हो गया, पुश हो गया, या दूसरी स्लाइड पर लागू किया जाता है, ये आपका क्या है, तो स्लाइड ट्रांजिशन है। अब कस्टम एनिमेशन की बात कर लें, एनिमेशन क्या होता है, स्लाइड के अंदर मौजूद अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, जैसे मान लो स्लाइड के अंदर आपने टेक्स्ट डाला है, चित्र डाला है, या शेप डाला है, पर जो इफेक्ट लगाया जाता है, आप कोई इफेक्ट लगाते हो, स्पेशल इफेक्ट लगाते हो आप, लगाया जाता है ताकि क्या, वे उड़कर या घूम कर आए। जैसे मान लीजिए मैं अगले स्लाइड पे जाऊं, अभी तो आपको ये नॉर्मल दिख रहा है ना, डायरेक्ट आपका टेक्स्ट आ गया, लेकिन अगर मैंने कोई इफेक्ट यूज किया होता तो ये सारे वर्ड्स आपके बाहर रहते, ठीक है, उड़ के आते या गोल गोल घूम के आते, फिर ऐसे एडजस्ट हो जाते। तो अलग अलग आप उसको क्या दे सकते हो, इफेक्ट्स दे सकते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कस्टम एनिमेशन बोलते हैं। अब स्लाइड मास्टर किसको बोलते हैं, भाई इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग पूरे प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों की थीम, फॉन्ट और लेआउट को एक साथ बदलने के लिए किया जाता है। किसका, तो स्लाइड मास्टर का। जैसे मैं आपने कोई पीपीटी बनाई है, जैसे इसका बैकग्राउंड आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, स्लाइड मास्टर में आप मैं जाके जितने भी पेज की ये पीपीटी है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ 53 लिखा होगा ना, 53 पेज की है ये, 53 पेजेस की, सभी का मुझे एक साथ बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं मास्टर स्लाइड में जाके सभी का बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकता हूँ सभी की। ठीक है, ये सब सारे काम कहाँ होते हैं आपके, तो स्लाइड मास्टर में होते हैं। ठीक है, फिर बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, MS एक्सेस क्या होता है आपका, ठीक है, ये सब उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ोगे जरूर। ठीक है, पढ़ लो, जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, यह एक रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, RDBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और R से क्या हो गया, रिलेशन। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, तो बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने और क्वेरी करने के लिए, जैसे छात्रों का रिकॉर्ड, इन्वेंट्री आदि के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, 2003 तक इसका था .mdb, लेकिन 2007 के बाद से क्या हो गया है, .accdb, याद रखिएगा, पहले क्या था, तो MDB था, अब क्या हो गया है, .accdb हो गया। इसके घटक कौन कौन से होते, कंपोनेंट क्या क्या होती है इसमें, टेबल होता है, क्वेरी होता है, फॉर्म होता है, और रिपोर्ट, ये सब क्या है, तो इसके कंपोनेंट्स है ना। आगे बात करें MS आउटलुक की, यह क्या है, एक ईमेल क्लाइंट है जिससे ईमेल भेजा जाता है, प्राप्त किया जाता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन का उपयोग कहाँ होता है, ईमेल भेजने या प्राप्त करने में, मीटिंग शेड्यूल करने में,
किसी को कांटेक्ट करने में, ठीक है, कोई चीज सेव करने में, कोई टास्क मैनेज करने में किसका यूज होता है आपका, तो MS आउटलुक का यूज होता है। इसे इंटरनेट ना होने पर भी ऑफलाइन देखा जा सकता है, इंटरनेट नहीं है तब भी ऑफलाइन इसमें जो भी डाटा है आप उसको देख सकते हो। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .pst, ठीक है, पर्सनल स्टोरेज टेबल। इसका एक्सटेंशन, अगर इस पे कोई फाइल बनी है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, तो .pst होगा, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। आगे बात करें हम, ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमारा है कि MS ऑफिस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुंजियां। अब हम क्या देखेंगे, शॉर्टकट कीज देखेंगे अलग अलग की ना। अब हम बात कर रहे हैं MS ऑफिस की। MS ऑफिस में कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। देख लीजिए, अगर आप Ctrl+N टाइप करते हो किस पे, MS ऑफिस पे, तो ये नई डॉक्यूमेंट खुल जाता है या नई फाइल बनाता है। Ctrl+O से क्या होता है, सेव की गई फाइल को आप ओपन कर सकते हो। Ctrl+S से फाइल को सेव कर सकते हो। F12 दबाने से सेव एज का ऑप्शन आता है, आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हो, वो सब सारी चीजें किस नाम से सेव करना चाहते हो, आप कोई डॉक्यूमेंट बनाए हो, अगर उसको सेव करना है, आप F12 दबाओगे तो सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। आप जिस भी नाम से सेव करना चाहते हो, जिस भी लोकेशन में सेव करना चाहते हो वो कर सकते हो। Ctrl+P से प्रिंट हो जाता है, Ctrl+C से या Ctrl+X से और Ctrl+V से क्या क्या काम होता है। Ctrl+C से क्या काम होता है, तो किसी चीज को कॉपी करने का, Ctrl+X किसी चीज को कट करने का, और Ctrl+V अगर किसी चीज को कॉपी किए हो तो उसको पेस्ट करने का काम कौन करता है, तो Ctrl+V करता है। अब Ctrl+Z का क्या काम है, अंडू करने का। कोई काम आपने कर दिया है और आप चाहते हो उसको बैक आना, या वो काम आप नहीं करना चाहते हो, Ctrl+Z करोगे तो आप एक स्टेप पीछे आ जाओगे, और Ctrl+Y तो आप एक स्टेप आगे चले जाओगे। Ctrl+A पूरा कंटेंट सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A, और Ctrl+F किसी भी चीज को अगर आपको खोजना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो Ctrl+F से कर सकते हो। फिर अगर आपने Ctrl+B दबाया तो लेटर बोल्ड हो जाएगा, Ctrl+I दबाया तो लेटर क्या हो जाता है, इटैलिक फॉर्म में आ जाता है, यानी हल्का सा टिल्ट हो जाता है, बेंड हो जाता है। और Ctrl+U से अंडरलाइन लगता है, ठीक है। Ctrl+= से सब स्क्रिप्ट लगती है, सब स्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे आपको H2O लिखना है तो ये 2 नीचे लिखा है तो ये क्या हो गई, आपकी सब स्क्रिप्ट हो गई। जैसे लेकिन आपको X² लिखना है, अगर ऊपर लगा रहे हो तो इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift++, ठीक है, प्लस शिफ्ट और कंट्रोल एक साथ अगर दबाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर आपको सुपर स्क्रिप्ट लगाने का, और नीचे इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा टर्म। सब स्क्रिप्ट में जो नंबर्स होते हैं वो आपके लेटर के नीचे लगते हैं, और सुपर स्क्रिप्ट में जो नंबर्स होते हैं वो आपके लेटर के ऊपर लगता है ना। Ctrl+L से क्या होता है, तो लेफ्ट में चले जाओगे, R से क्या होता है, राइट में चले जाओगे, E से सेंटर में, और J से जस्टिफाई, ठीक है। ये अलाइनमेंट है आपकी, ये बात की हमने। Ctrl+K से क्या होता है, तो हाइपर लिंक से जोड़ने का काम होता है। Ctrl+Enter से पेज ब्रेक कर सकते हो आप, ठीक है। Ctrl+F3 से चेंज केस, अपर केस लोअर केस को बदल सकते हो, और F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने का काम करता है। ये बात हम पहले करके आए हैं, ठीक है। फिर हम बात करें MS एक्सेल की विशिष्ट शॉर्टकट कुंजियां। MS एक्सेल में क्या होता है, अगर F2 दबाओगे आप तो एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए किसका काम होता है, तो F2 काम आता है। F4 पिछली क्रिया लास्ट एक्शन को दोहराने के लिए F4 का। Shift+F11 दबाओगे तो नई वर्कशीट खुल जाएगी आपकी। Ctrl+स्पेस बार दबाओगे तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो आप, और Shift+स्पेस बार आप दबाओगे, Shift+स्पेस बार दबाओगे तो पूरे कॉलम को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। अगर Ctrl+स्पेस बार दबा रहे हो तो आप पूरा कॉलम एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, पूरा कॉलम एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्पेस कंट्रोल Shift+स्पेस बार दबा रहे हो तो पूरी रो को आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और Ctrl+ ये वाला सिंबल टाइप कर सकते हो, करते हो तो सेमी कोलन बनता है, जैसे वर्तमान तारीख डालने के लिए ना। और Ctrl+Shift और प्लस ये वाला आप टाइप करते हो, इसको कोलन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो वर्तमान समय को डालने के लिए, ठीक है, वर्तमान तारीख डालने के लिए Ctrl+ सेमी कोलन, और Ctrl+Shift+कोलन क्या बताता है आपका, तो वर्तमान समय को डालने के लिए, ठीक है। ये आपकी MS एक्सेल की
शॉर्टकट कीज होगी। फिर पावर पॉइंट की कुछ शॉर्टकट कीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंट्रोल प्लस एम टाइप करते हैं तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए, और कंट्रोल प्लस एन से नई फाइल बनती है, कंट्रोल प्लस एम से नई स्लाइड आती है, याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस एन से नई फाइल और कंट्रोल प्लस एम से नई स्लाइड। और अगर कंट्रोल प्लस डी दबाते हो आप तो सिलेक्ट की गई स्लाइड या ऑब्जेक्ट को का डुप्लीकेट बनाने के लिए, ठीक है। और अगर F5 आप दबा रहे हो तो स्लाइड शो शुरू करने के लिए, अगर शिफ्ट प्लस F5 दबा रहे हो तो स्लाइड शो को वर्तमान स्लाइड या करंट स्लाइड से चलाने के लिए शिफ्ट प्लस F5, ठीक है। शुरू से चलाने के लिए केवल F5 और वर्तमान वाली स्लाइड से चलाने के लिए कंट्रोल प्लस F5। फिर अगर एस्केप आप दबा देते हो तो स्लाइड शो से बाहर आने के लिए ना कंट्रोल प्लस के, ये हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के का यूज किया जाता है ना, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट आपका यहीं तक था। 3 चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है अगर आप पूरा नहीं याद रख पा रहे हैं, MS वर्ड, ठीक है, और MS ऑफिस और आपका पावर पॉइंट, ये 3 चीज आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चंस कर लेते हैं अपने। सारे MCQs आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए भी हैं और आने की पूरी संभावना भी है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये कैसा सॉफ्टवेयर आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कैसा सॉफ्टवेयर है ये? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सॉरी, किसका कैसा सॉफ्टवेयर है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे बात करें, MS वर्ड 2007 या उसके बाद संस्करणों का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या हो गया था? तो डॉक एक्स हो गया था, ठीक है। वर्ड के लिए एक्स जुड़ गया था, ठीक है, 2007 के बाद। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MS ऑफिस में विजिविक, ठीक है, विजिविक का क्या अर्थ है? हमने बात की थी ना, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जैसा आपको दिखता है वैसा आपको मिलता है, ठीक है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। अब बात करें MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का यूज होता है? तो आप F7 दबाते हो तो आप ये चेक कर सकते हो आसानी से। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड में गलत स्पेलिंग शब्द के नीचे किस रंग की लहरदार लाइन आती है? अगर स्पेलिंग गलत है तो रेड कलर की, और अगर ग्रामर गलत है तो ब्लू कलर या ग्रीन कलर की, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत है तो रेड कलर। MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस ई का। ये कहाँ हो जाता है? तो सेंटर में अलाइन हो जाता है। और लेफ्ट जाना है तो कंट्रोल प्लस एल, राइट जाना है तो कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। अब कह रहा है कि MS वर्ड में हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? तो अभी बात करके आ रहे हैं हम, कंट्रोल प्लस के दबाते हैं तो MS वर्ड में हाइपर लिंक जुड़ती है आपकी। एक ही पत्र या डॉक्यूमेंट को एक साथ कई लोगों को अलग अलग पतों पर भेजने के लिए MS वर्ड की किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो मेल मर्ज का यूज किया जाता है, ठीक है। मेल मर्ज का मैक्रो क्या है? ये एक काम को कई बार करने के लिए ना। MS एक्सेल को मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? एक्सेल की बात करें तो इसमें डेटा विश्लेषण, स्प्रेडशीट गणना के लिए इसका यूज किया जाता है, पत्र लिखने के लिए नहीं। ये तो आपका MS वर्ड का काम हो गया। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप किसका यूज करते हो? तो पावर पॉइंट का, ठीक। आगे बात करते हैं, MS एक्सेल 2016-19 की एक वर्ड शीट में अधिकतम कितनी रोज हो सकती हैं? तो हमने बात करी थी रोज कितनी हो सकती हैं आपकी, तो 10,48,576, 10,48,576 ये मैक्सिमम रोज हो सकती है ना। MS एक्सेल में रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन या इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? तो सेल बोलते हैं, याद है ना, सेल बोलते हैं। जहां ये रो और कॉलम इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? तो सेल बोलते हैं। आगे बात करें, MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन को हमेशा किस चिन्ह से शुरू किया जाता है? तो इक्वल वाले से, याद है ना, ये सब चीजें हम पढ़ के आ रहे हैं अभी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ना। MS एक्सेल में किसी एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो F2 का यूज करते हैं। MS एक्सेल में वर्तमान सेल या एड्रेस का पता कहाँ दिखाई देता है? तो नेम बॉक्स में। कहाँ? तो नेम बॉक्स में, याद रखिएगा। फिर MS एक्सेल में पूरी रो को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, यही था ना। एक मिनट चेक कर लेते हैं ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं MS एक्सेल ना, MS एक्सेल, एक मिनट, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, थोड़ा दिमाग से उतर गया भाई ना।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सारी चीजें आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है ना। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, सॉरी ना, ये थोड़ा उल्टा हो गया, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये किसके लिए, तो ये कॉलम के लिए, ये कॉलम के लिए यूज होता है ना। लेकिन शिफ्ट प्लस स्पेस बार किसके लिए यूज होता है, तो रो के लिए यूज होता है। सही आंसर क्या हो गया हमारा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। वही मुझे लग रहा था ना, मैंने उल्टा लगा दिया, चेक कर लिया हमने, रिवेरीफाई कर लिया। शिफ्ट प्लस स्पेस बार से रो सेलेक्ट होती है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से कॉलम सेलेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे याद रख लो। सी अगर है तो सी से सी कॉलम ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस एमएस ऑफिस एप्लीकेशन का यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तो एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हैं ना। फिर आगे बात करें एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए, नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एम, और नई फाइल जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो की शुरुआत शुरू से करने के लिए किसका, तो F5 का, और करंट पेज से तो शिफ्ट प्लस F5 का। यहाँ सही आंसर क्या हो गया, एकदम शुरुआत से करना है तो F5, और जिस पेज पे हो वहां से शुरू करना है तो शिफ्ट प्लस F5, याद रखिएगा। एमएस पावर पॉइंट में वह कौन सा व्यू है जिसमें सभी स्लाइडें छोटे छोटे थंबनेल के रूप में एक ही स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये आपका सही आंसर हो गया, स्लाइड सॉर्टर व्यू। एक स्लाइड में से दूसरी स्लाइड पर जाते समय जो विजुअल इफेक्ट दिखाई देता है उसे कहते हैं एनिमेशन, नहीं, उसको कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। उसको क्या बोलते हैं, आपका स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है, तो कंट्रोल प्लस इक्वल का। एमएस एक्सेस में मुख्य रूप से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेस ने बताया था डेटाबेस मैनेजमेंट